बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वेव्स एंड ओसिलेशंस का 6th लेक्चर है और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा फोर्स्ड ओसिलेशंस। ओसिलेशंस के बारे में हमने पढ़ रखा है कि टू एंड फ्रो मोशन या ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन को एक टाइम इंटरवल के बाद जो है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद वो रिवाइव कर रहा हो, तो इस तरह की जो मोशन हो रही होती है उसको हम ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। और या फिर इस तरह के जो वाइब्रेशंस हैं उनको हम कह देते हैं ये ओसिलेशंस। और फोर्स्ड ओसिलेशंस, जैसा कि इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी ओसिलेशंस, ऐसी जो टू एंड फ्रो मोशन जिसमें फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है, जिसमें फोर्स इन्वॉल्व हो रही हो, उसको हम फोर्स्ड ओसिलेशंस कहेंगे। अब फोर्स जब इन्वॉल्व होगी, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या जो है नतायज दे सकती है। उसमें ये हो सकता है कि या तो ऑब्जेक्ट जो है जो ओसिलेट कर रहा है उसकी ओसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है या तो वो बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, या फिर वो कम हो जाएगा। ये नतीजा होगा किसका? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का। क्लियर है बात? तो ऐसी कोई भी मोशन जिसमें एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हो रही होगी उसको हम फोर्स ओसिलेशंस का नाम देते हैं। अब फोर्स्ड ओसिलेशंस जब भी हम स्टडी करते हैं, इसमें दो फ्रीक्वेंसीज से हमारा वास्ता रहता है। एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ये आप ओसिलेटर से लिंक करते हैं इसको, ठीक है। अब कोई ओसिलेटर ले लें, फर्ज करें आपका एक सिंपल पेंडुलम है या मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है। तो इसमें जब मेटेलिक बॉब को इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके किसी एक पॉइंट पे ले जाते हैं और वहां से उसको फिर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और इसको अलाउ करते हैं कि वो क्या करे, ओसिलेट करे मेन पोजीशन के अराउंड। तो वो जो साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है अपने, तो उन साइकिल्स का जो टाइम पीरियड होगा वो आप एक दफा मेजर कर लें एक एक्सट्रीम पॉइंट तक, फिर आप वो एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। दोबारा से जब आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा, इवन आप डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन जो है वो चेंज कर चुके। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। और जब टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो वहां से जो फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं? टाइम पीरियड से उसका इनवर्स ले लेते हैं, 1/t इज f, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का जब इनवर्स लेते हैं तो टाइम पीरियड बन जाता है। अब आप मेजर कर चुके टाइम पीरियड, उससे फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी जो चेंज नहीं होगी, इवन जो चीज आपके कंट्रोल में है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो भी आप चेंज कर दें, वो भी आप चेंज कर दें, फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती उस डिवाइस की, उस ओसिलेटर की। तो आप कह देते हैं कि ये जो गिवन सेटअप है ओसिलेटर का, इसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा। ये जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कैसे है? मसलन ये है कि आपने कोई ओसिलेशन हो रही है, उसको उसको जो है वो एक पीरियाडिक फोर्स जो है वो आपने उस पर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो कैसे हो सकती है? फर्स्ट करें आप कोई जो है वो बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है और आपने जाके उसके एक एंड के जो है खड़े होके उसकी उसकी जो ओसिलेशंस हो रही है आपने उनको फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब ये आप पे मुनहसर है आप कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वो जो फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह से कि आप जब तेजी से उसको ओसिलेट करवाएंगे, ठीक है ना, आप उसी एक ही पोजीशन पे खड़े हैं तो वो तेजी से टू एंड फ्रो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जब ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे
ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये ओमेगा हमेशा ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे। अगर इसके साथ सबस्क्रिप्ट में नॉट नहीं मेंशन तो वो आप समझ जाएं कि ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और दूसरी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो आप पहले जो मेजर कर चुके हैं उस ओसिलेटर की, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, जिसमें आपने विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स उसको जस्ट आपने एक पॉइंट पे ले जाके उससे रिलीज किया, छोड़ दिया, और वो जो जिस फ्रीक्वेंसी से उसने ऑसिलेशन लेनी थी वो ले चुका, वो टाइम मेजर कर चुके, वहां से फ्रीक्वेंसी नोट कर चुके, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ठहरी। क्लियर है बात? अब ये दो फ्रीक्वेंसीज आ गई, ओमेगा नॉट और ओमेगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो ओमेगा है ये एफ से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, और जो एफ होती है वो क्या होती है, 1 ओवर टी होती है, या टी की जगह अगर आप एफ प्लेस करना चाहते हैं 1 ओवर एफ हो जाएगा। तो इस तरह से एफ 2 पाई एफ जो है वो ओमेगा के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ओमेगा बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, जब ओमेगा कम होगा तो एफ कम होगा। सिर्फ 2 पाई का फैक्टर जो कि कांस्टेंट है वो इन्वॉल्व है इनकी कन्वर्जन में, ठीक है। इसी तरह ओमेगा नॉट को आप एफ नॉट से जो है रिलेट कर सकते हैं, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आप इन फैक्टर्स को आगे हम ग्राफ्स में देखेंगे कि ये जब मैच करते हैं तो क्या होता है, जब ये मैच नहीं करते हैं तो उस वक्त क्या होता है। फिल वक्त हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है ये अगर ओमेगा फोर्स फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट जो है वो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फोर्स ऑसिलेटर की वो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। इसके लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ से जो है वो कंसल्ट करना होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये एफ एक्स, ये लीनियर एक्सिस का केस है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो जनरेट करती है एक्सेलरेशन ए एक्स, और अगर उसका प्रोडक्ट ले लें मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ तो वो फोर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, नेट फोर्स। क्लियर है बात? ये जो नेट फोर्स होगी वो इसके बराबर होगी, एम ए एक्स के बराबर। अब ये ए एक्स क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो इस एफ एक्स नेट फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है। क्लियर है बात? तो अब हम कहते हैं कि ये हमारा ओसिलेटर जो है ये फोर्स्ड ओसिलेटर है, और वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी एक्सटर्नल एजेंट से, ये जो पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स हम कह रहे हैं वो एफ नॉट है। वो क्या है, अगर वो एफ नॉट है, ये एफ नॉट है, तो उसका एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी कहलाएगा, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अगर ये एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक फोर्स ये हो जाएगी जो ओसिलेटर पे एक्ट करेगी, दूसरी फोर्स होगी माइनस बी वी एक्स, ये वो रिटार्डिंग फोर्स है जो मीडियम की फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से इंड्यूस हो चुकी है, ठीक है। दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग द मीडियम, जो कि कोई एयर या कोई सरफेस फ्रिक्शन भी हो सकती है। सरफेस फ्रिक्शन कब होगी, जब आप स्प्रिंग मैस सिस्टम लेंगे, और जो दूसरी हम कहते हैं ओसिलेटर जो पेंडुलम वाला है उसमें एयर फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो वो बी क्या है यहाँ पे, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट। ये जितना विस्कस होगा मीडियम, या जितना फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा होंगी, ये डैम्पिंग कांस्टेंट उतना बड़ा होता जाएगा। और ये वी एक्स जो है, वी एक्स ये क्या है, दिस इज स्पीड या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन में जो स्पीड है ये वी एक्स है, और वी एक्स को हम डी एक्स ओवर डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी एक्स जो है ये लीनियर स्पीड है, तो इसको हम डी एक्स ओवर डी टी भी कह सकते हैं, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक तो फोर्स ये हो जाएगी, ये मैंने साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वी एक्स के अपोजिट होगी। वी एक्स जिधर को होगा ये रेजिस्टिव फोर्स होगी, और ये उसके अपोजिट होगी। तो जब वी एक्स यहाँ पे ले रहे हैं या डी एक्स ओवर डी टी ले रहे हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसका और इसका साइन अपोजिट होगा। किसका, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और ये सिर्फ ये dx ओवर dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वेलोसिटी की और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, मैंने साइन इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ। तीसरी एक फोर्स होगी, वो क्या होगी? वो होगी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से, अगर हम स्प्रिंग मैथ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की जो फोर्स होगी वो क्या होगी? माइनस के एक्स। ठीक है, अब ये माइनस के एक्स जो है ये स्प्रिंग फोर्स हो गई। ये कौन सी रेजिस्टिव फोर्स हो गई जो मीडियम की वजह से है। ये वो फोर्स हो गई जो अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स का एक कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये तीनों फोर्सेस जमा होकर ये नेट फोर्स कंस्टिट्यूट करेंगे, ये नेट फोर्स जो है। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसको एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये तीनों फोर्सेस का सम ले लेंगे। अब ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो क्या दे रही है? एम ए एक्स। अब जब ये एम ए एक्स हम एक्सप्रेस करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एम डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, या आप इसको कह दें डी वी एक्स ओवर डी टी। अगर वी एक्स लिखेंगे तो फिर सिंगल टाइम डेरिवेटिव होगा, और अगर एक्स लिखेंगे तो डबल टाइम डेरिवेटिव होगा। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वी एक्स इज वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम डेरिवेटिव लेने से हासिल होता है, या फिर वेलोसिटी का सिंगल टाइम डेरिवेटिव से हम एक्सेलरेशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई जो राइट हैंड साइड पे जो फैक्टर था आपका ये एम ए एक्स, उसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया। क्लियर है बात? अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है किसकी? फोर्स्ड ऑसिलेटर की। फोर्स्ड ऑसिलेटर की ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन चुकी, और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन बनता है दैट बिकम्स x इक्वल टू a कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। और यहाँ पे x जो है वो a नॉट या a के बराबर होगा जब कोसाइन जो है वो 1 देगा। ठीक है, फाई क्या है? फेज कांस्टेंट है। ओमेगा t क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जब t नॉन जीरो होगा। ठीक है, और वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इस फेज कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द टाइम t विल बी नॉन जीरो। और जब ये कभी 360 जनरेट करेगा या 180 डिग्री जनरेट करेगा तो उस वक्त ये -1 हो जाएगा, या एक एक्सट्रीम हो जाएगी, x इक्वल टू a हो जाएगा एक दफ़ा, एक दूसरी दफ़ा ये -a हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कोसाइन 1 प्रोड्यूस कर रहा है या -1 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस करते हैं ऑसिलेटर का। ये हम इस इक्वेशन से फेमिलियर है, पहले भी हम इसको डिस्कस करते रहे हैं। और जो ए आ रहा है यहाँ पे, ए जब आ रहा है तो अब हम ये दो फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दूसरी ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। इनकी टर्म्स में जब हम ए को एक्सप्रेस करते हैं तो एक तो वो फोर्स आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है जो हमने अप्लाई की, जिसका ये फैक्टर हमने लिया। ठीक है, तो ए लिखते हैं हम एफ नॉट ओवर एम डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस बी ओमेगा ओवर एम होल रेज़ टू पावर 2 अंडर रूट। ठीक है ना, और ये जो है एम्पलीट्यूड ये डिफाइन होगा इस ओमेगा की वेरिएशंस के मुताबिक। जैसे जैसे ये ओमेगा चेंज हो रहा होगा, ठीक है, वैसे वैसे ये ए भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि ओमेगा नॉट फिक्स है, बी फिक्स है, एम फिक्स है, एफ नॉट फिक्स है। एक दफ़ा हम ये सारी चीज़ें फिक्स कर चुके, तो ओमेगा जो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ओमेगा इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करते रहे, उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन में। याद रखना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो होती है इसमें सिर्फ हमने एक दफ़ा से हमने ऑसिलेटर को जो ऑसिलेट करवाना होता है, और उसके बाद हम उस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़ीरो कर देते हैं। अब वो ऑसिलेटर जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो उसकी ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, अपोज कर रही होती है उसकी ऑसिलेशन। तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है डैम्पिंग के वक्त।
एक एक वो होगी जो आप कहते हैं स्प्रिंग फोर्स है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, जिस तरह लिखते हैं बाई हुक्स लॉ। एक फोर्स ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी जो रेजिस्टिव मीडियम फोर्स है माइनस BVX, ये हमने यहाँ पे भी शो किया है, ये माइनस BVX है ये। अब समझे आपने ये फोर्स उठाई है और ये दूसरी फोर्स उठाई है, ये दो फोर्सेस जो है ये नॉन जीरो होगी। डैम्पिंग में ये फोर्स हम अप्लाई करते नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम अपने ऑसिलेटर को जो है उस रेजिस्टिव फोर्स के रेमो क्रम पे छोड़ देते हैं जो मीडियम की वजह से जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये कितना देर इसको सरवाइव करने देती है ये डिपेंड करता है पी फैक्टर पे, पी कितना है। पी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जल्दी डाई अवे हो जाएगी ऑसिलेशन, और अगर पी की वैल्यू कम होगी तो ऑसिलेशन सस्टेन करेगी ज्यादा देर के लिए। क्लियर है बात। तो उस वक्त जब ये डैम्पिंग का केस होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, summation fx will become equal to minus kx and minus bvx। अब bx एक साइड पे है और ये फोर्स रेजिस्टिव फोर्स दूसरी साइड पे है, इसलिए हम ये माइनस साइन ले आए। ये हुक्स लॉ के मुताबिक f इक्वल टू माइनस kx होता है, क्योंकि ये जो x है वो जिधर को होता है वो फोर्स जो है उसकी अपोजिट होती है। क्लियर है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होती है, अपोजिट होती है माइनस kx, जो स्प्रिंग फोर्स आप कहते हैं, ठीक है ना। तो माइनस kx माइनस BVX इनका जो सम होगा वो MAX देगा। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो Vx है इसको dx ओवर dt लिख सकते हैं, और जो Ax है इसको d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये मॉडिफाई होके इस तरह से हमारे पास आ जाएगा माइनस kx माइनस b dx ओवर dt इक्वल्स m d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। तो ये जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कहलाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टैप ओसिलेटर। क्लियर है बात। अब इसका जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जनरल सॉल्यूशन जब हम इसका फाइंड करते हैं तो उसका x जो आता है दैट बिकम्स a e raised to power minus p over 2m into t cosine of omega t plus phi। ये कैसे आता है भाई, x जनरल सॉल्यूशन कैसे आता है, x इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस p ओवर 2m इनटू t कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। अब ये इक्वेशन अगर हम इस पे गौर करें तो ये हम पहले देख चुके हैं, इस इक्वेशन से हम फैमिलियर हैं। ये कहाँ हमने डिस्कस की थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था कि x मैक्सिमम ऑफ t इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस t ओवर टा। एक्स मैक्सिमम जब यहाँ पे रखा था तो ये अंडरस्टूड था कि कोसाइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा उसको। कोसाइन मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, 1। तो यहाँ पे 1 प्लेस किया हुआ था, इधर एक्स को हमने एक्स मैक्सिमम लिखा हुआ था और इसको कहा हुआ था ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ब्रैकेट में हमने टी भी यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। और ये इक्वल था a e रेज टू पावर माइनस टी ओवर टा। अब ये माइनस टी तो वैसे का वैसा न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, मिसिंग क्या है, टा। टा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो 2 b ओवर 2m है ना, इसको आप कह दें ये 1 ओवर टा है। ये क्या है, 1 ओवर टा है। और अगर यहाँ से टा फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 2m ओवर b के बराबर, ठीक है। टा क्या है, टाइम कांस्टेंट है ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो जो हमने कहा था कि टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटर टू रिड्यूस इट्स ऑसिलेशन up to an amplitude of 37% of the original amplitude, ठीक है। 37% तक जब उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है तो वो जो टाइम ऑसिलेटर लेता है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और वो टाइम कांस्टेंट किसके बराबर आता है, 2m ओवर b के बराबर। अब टाइम कांस्टेंट टा जो है वो अगर 2m ओवर b के बराबर आ रहा है तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर b ज्यादा होगा तो टा कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है इनमें। और अगर b ज्यादा होगा तो टा कम होगा, और अगर टा ज्यादा होगा तो बी कम होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब ये वही वाली इक्वेशन हमारे सामने आ रही है, ठीक है। जब x जो है वो इस तरह से हम कह दें कि a e रेज टू पावर माइनस टी ओवर टा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम फाइंड कर चुके। अब जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, वो ओमेगा जो हमने प्रीवियस केस में हमने कहा था कि ये ओमेगा है, ठीक है। वो जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको लिखते हैं k ओवर m माइनस b ओवर 2m होल स्क्वायर अंडर रूट, होल स्क्वायर
अंडर रूट। ये जब आप नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे कैंपस में होंगे तो इसको हम बोर्ड पे देखेंगे कि ये कैसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा जो है इस तरह होगा k ओवर m माइनस b ओवर 2m होल स्क्वायर। अब जब ये k ओवर m है तो ये तो ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। k ओवर m क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b ओवर 2m, ये क्या होगा, ये एज इट इज हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब ओमेगा ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटर, और ये फैक्टर है b ओवर 2m जिसकी यूनिट्स यही वाली है जो कि फ्रीक्वेंसी की है, तभी हम इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बात। और ये अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है ये बताएगी कि जब तीन कंडीशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, कौन कौन सी। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर बड़ा हो इस b ओवर 2m होल स्क्वायर से। जब ऐसा होगा तो ओमेगा पॉजिटिव नंबर दे रहा होगा, ओमेगा क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर दे रहा होगा। और अगर जो है ओमेगा नॉट स्क्वायर इसके बराबर हो जाए, b ओवर 2m के बराबर हो जाए, कभी ऐसा भी हो कि b जो है b वो इतना ज्यादा बढ़ जाए, फ्लूइड की जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो इतना ज्यादा हो जाए, जिस मीडियम में हमारा ओसिलेटर ओसिलेट कर रहा है उसका जो डैम्पिंग कांस्टेंट b है वो इतना ज्यादा हो जाए कि वो ओमेगा नॉट को बैलेंस कर जाए ये फैक्टर। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, ये जीरो जनरेट करेगा इस साइड पे, ओमेगा जो है इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब दो कंडीशंस हो गई, एक क्या थी, ओमेगा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी ओमेगा यहाँ पे जीरो आ रहा है, तीसरी ये है कि ओमेगा यहाँ पे माइनस साइन में आए। वो कैसे हो सकता है कि ये फैक्टर जो है p ओवर 2m रेज टू पावर 2 ये अगर बड़ा हो जाए, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए ओमेगा नॉट स्क्वायर से, तो फिर यहाँ माइनस का कोई फिगर आएगा। अब वो जो माइनस का फिगर आएगा उसका जब अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे अयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अयोटा का मतलब ये है कि ये इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी। जब ये इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी तो ये तीन कंडीशंस हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। एक यहाँ पे ये बड़ा था और ये फैक्टर कम था, दूसरा ये और ये बराबर हो गए, तीसरा ये कम है और ये बड़ा हो गया, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस को हम अब डैम्पिंग की नेचर्स के साथ रिलेट करने जा रहे हैं। डैम्पिंग कितनी तरह की हो सकती है इसको रिलेट करेंगे अब उसके साथ। याद रखना है ओमेगा नॉट इसके बराबर है और ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई अब करने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, ये अब तीन हमें कर्व्स मिल रहे हैं, एक ये कर्व मिल रहा है ये वाला, ये दूसरा कर्व ये मिल रहा है ये रेडिश, तीसरा ये डार्क जो आपको ब्लैकिश नजर आ रहा है, ये ब्लू कर्व है, ये रेड कर्व है और ये ब्लैक कर्व है, ठीक है। अब ये डार्क जो है ये वो वाला है जब पहली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, मींस ओमेगा नॉट स्क्वायर बड़ा है और ये फैक्टर कम है। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं ये अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड है। सिस्टम क्या है, अंडर डैम्प्ड है, और उस वक्त b ओवर 2m जो है वो लेस देन ओमेगा नॉट होगा। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि ये इस तरह की डैम्पिंग हो रही होगी। अब डैम्पिंग तो है, यहाँ पे ओमेगा जो है वो नॉन जीरो हमें नजर आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी है ना, वाइब्रेशंस है तो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये मीन पोजीशन जो है वो क्रॉस हो रही है। अब अगर मीन पोजीशन क्रॉस हो रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉन जीरो हम कह देते हैं, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे जो ओमेगा की है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये सिस्टम जो है उस वक्त अंडर डैम्प्ड होगा। और दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, p ओवर 2m ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए। जब कभी ऐसा होगा तो फिर वो जीरो दे रहा होगा, ओमेगा जो है वो जीरो बन रहा होगा। यहाँ पे अगर ओमेगा जीरो हो रहा है तो ये जो रेडिश लाइन है ना ये बता रही है कि जो आपका सिस्टम है उसमें जो ओसिलेटर है वो कभी मीन पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो ऐसे इधर इसी रीजन में रहेगा, मीन पोजीशन को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा मीन पोजीशन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिटिकल डैम्पिंग हो गई है, और इस वजह से हमने जो B है उसको BC क्या हुआ है, ये C हमने क्रिटिकल के लिए लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। BC ओवर 2m इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये रेडिश लाइन ये बता रही है। क्लियर है बात। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि वहां पे b ओवर 2m जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो जाए, तो वहां पे फिर
आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, इमेजिनरी कंडीशन चली जाएगी, और डैम्पिंग जो है वो उस वक्त ओवर डैम्पिंग कहलाएगी, ओवर डैम्प्ड हो जाएगा हमारा सिस्टम, और उसके लिए ये वाला जो कर्व है ये ऑसिलेटर की ये पोजीशन होगी। अब ये टी है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे एक्स है, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो कर्व होगा ना, ये बता रहा होगा कि ऑसिलेटर कभी भी मेन पोजीशन को टच नहीं कर पाएगा। मींस अगेन आप कह दें कि ये सिस्टम जो है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा वो कोई वैल्यू नहीं पोजेस कर रही है जो रियली कोई रियलाइज की जा सके। क्लियर है बात? तो ये तीन कंडीशंस हो गई। अंडर डैम्प्ड कब होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग कब होगी, और ओवर डैम्प्ड सिस्टम कब होगा। ये तीन कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, अब ये होता है कि कोई ऑसिलेटर है, फर्ज करें हमने कहा कि एक ऑसिलेटर है, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली। कैसे फाइंड कर ली? उसका जब टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, वो टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं होगा अगर आपने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करनी है। उसको जस्ट आपने एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाना है, और उसको रिलीज कर देना है, फ्रीली उसको ऑसिलेट करने देना है। वो जो टाइम पीरियड आएगा वहां से आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट से वो इंडिपेंडेंट होगा। टाइम पीरियड आप जितना भी डिस्प्लेसमेंट देंगे ना, टाइम पीरियड वही रहेगा उसका, जब तक आप उसकी लेंथ चेंज नहीं करते हैं या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। ये पेंडुलम की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह आप स्प्रिंग मैस सिस्टम की जब बात करेंगे तो उसमें भी आप जब तक मैस को चेंज नहीं करते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज नहीं करते हैं, आप टाइम पीरियड नहीं वेरी कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब अगर टाइम पीरियड फर्ज करें आपने वेरी नहीं करवाया, एक ही सिस्टम जो आपके पास कंसीडरेशन में है उसी को मेंटेन रखा हुआ है, देन क्या होगा? देन ये होगा कि आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेट हो जाएगी। अब आपने कह दिया ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम की, जो सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने अज्यूम कर ली कि ये 2 हर्ट्ज है। फर्ज करें ये 2 हर्ट्ज है, तो आपने जब उस पर ड्राइविंग फोर्स लगाई, ड्राइविंग फोर्स का इस फ्रीक्वेंसी से जब भी मैच होगा तो एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आएगी। ठीक है, आपने देखा कि ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ 1 हर्ट्ज से बढ़ती जब ये इसके बिल्कुल इससे मैच करेगी तो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड में क्या मिला? ये एम्पलीट्यूड है एक्स है अलोंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रहा है उसका जो ओसिलेशन का। ये जो इंक्रीज आ रही है एम्पलीट्यूड में, दैट इज ऑल ड्यू टू अ फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना, और उसको कहेंगे ये रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस का फिनोमिना है जिसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब भी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करती है तो एम्पलीट्यूड में राइज आ जाता है। ये आप किसी बच्चे के जो है वो झूला झूलते हुए केस में भी देख सकते हैं कि जब आप उसको पीरियाडिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप जब पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उसके जो ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है तो आप मिनिमम ये करते हैं कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं होने देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, यही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बढ़ाना भी चाहें तो फिर भी आपको पीरियाडिक फोर्स उस पे क्या है वो लगानी पड़ती है। आपको एक चीज का ख्याल रखना होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये दोनों मैच करें। जब मैच करेंगी तो एम्पलीट्यूड में जो है वो राइज नजर आएगा, और ये राइज जो होता है ये रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर है बात? तो ये रेजोनेंस हमें कब मिलेगी? जब ये ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाएगी। अब ये वो कर्व है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ एम्पलीट्यूड में राइज तो आ रहा है लेकिन ये मुख्तलिफ राइज नजर आ रहा है हमें। ये वही ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, ये अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। जब ये 2 हर्ट्ज होती है तो एम्पलीट्यूड में राइज यहाँ पे नजर आया हमें, लेकिन ये राइज जो है यहाँ मुख्तलिफ है, यहाँ मुख्तलिफ है, यहाँ मुख्तलिफ है। यहाँ पे बेसिकली आपने P की वैल्यू जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो वैल्यूज चेंज कर दी है। यहाँ इस कर्व से हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि इवन रेजोनेंस भी हो रही हो तब भी जो B है ना वो डिसाइड कर सकता है एम्पलीट्यूड। P की वैल्यू ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा। P की वैल्यू कम हुई, एम्पलीट्यूड बढ़ा। P की वैल्यू नेग्लिजिबल हुई, एम्पलीट्यूड में शार्प राइज हमने देखा यहाँ पे। ठीक है ना, ये ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है ये शार्प राइज ये बता रहा है जो डैम्पिंग कांस्टेंट B है उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। और दूसरी साइड पे हम जब इसको टाइम कांस्टेंट टा के साथ रिलेट करते हैं तो टा और B में जो रिलेशनशिप है दैट इज टा इज इक्वल टू 2m ओवर B। इनवर्स रिलेशनशिप है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। ठीक है, B
बढ़ेगा तो टा कम होगा, टा बढ़ेगा तो बी को कम होना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो हम इस बेस पे कह देते हैं यहाँ पे जहाँ पे बी ज्यादा है वहां पे टा कम है, ये देख सकते हैं 5 टा, ठीक है ना। टाइम पीरियड का टाइम पीरियड तो नहीं चेंज होगा ना ऑसिलेटर का, तो ये 5 टा आ रहा है, यहाँ पे 20 टा आ रहा है या 50 टा आ रहा है। तो इस तरह से आप कह दें जहाँ पे बी कम है वहां पे टा बड़ा है, जहाँ पे बी बड़ा है वहां पे टा कम है। क्लियर है बात? तो अब ये इस बेस पे आपने यहाँ से अंदाजा कर लिया कि डैम्पिंग कांस्टेंट का और जो रेजोनेंस है इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस कब होती हैं, जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी आप अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करने का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ऑसिलेटर जो है, और डिस्प्लेसमेंट जब ट्रेवल होता है तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं एफ और टी के डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो एफ होगी तो डी होगा, डी होगा तो एनर्जी होगी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये किसी भी वे से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू अप्लाई कर दें वो फोर्स, या फिर आप कोई उसमें डिस्प्लेसमेंट इंपोज कर दें, किसमें ऑसिलेटर में, जैसे स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करके किसी पोजीशन पे ले जाते हैं और उसको रिलीज कर दें तो वो जो है वो ऑसिलेट करता चला जाता है, ठीक है। ये दो तरीके हैं। ये जो इम्पोजिशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है ये दो तरीकों से हो सकती है, या तो वो हार्मोनिक होगा जो एजेंट होगा अप्लाई कर रहा होगा जो फोर्स, या वो नॉन हार्मोनिक होगा। नॉन हार्मोनिक हमें पता होगा जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस की कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा वो नॉन हार्मोनिक कहलाएगा। और जब हार्मोनिक होगा हमारा जो एजेंट है जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, उस वक्त जो रेस्पॉन्स होगा ऑसिलेटर का वो हार्मोनिक होगा। और जब ये नॉन हार्मोनिक होगा हमारा जो एजेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो रेस्पॉन्स होगा ऑसिलेटर का उसको कहेंगे ये ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स है, ठीक है ना, ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स, ठीक है। और इसमें कहीं आपको सडन जो है वो एक्साइटेशंस मिलेंगी, राइज एंड फॉल मिलेगा, किसमें, एम्पलीट्यूड में। क्लियर है बात? और यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपने